अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशरी वालों के लिए और एलएलबी वालों के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब आज का जो ये चैप्टर है ये थोड़ा ट्रिकी है। इसके बाद वाले जितने भी सेक्शंस हैं वो बहुत ही ईजी हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना क्या है? आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। अब सेक्शन 21 से अगर ऑनवर्ड हम चलेंगे 30 तक, तो वो क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी परफॉर्म्ड। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो परफॉर्म हो सकते हैं? हु कैन क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। अब सबसे पहले सेक्शन नंबर 21 क्या बात करता है? 21 कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट specifically enforceable। वो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है? तो फिर उसके बाद इसने जो है एक लिस्ट बता दी, एक जो है कंडीशंस बता दी। किस तरीके से? सबसे पहली कंडीशन तो इसने ये रखी कि हमारे पास क्या है? वेयर मनी इज़ एडिक्वेट रिलीफ, वेयर मनी इज़ एडिक्वेट रिलीफ। किस तरीके से कह रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं हैं। अब यहाँ पर हमने जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा था वो तो यही कह रहा था कि जहाँ पर जो है मनी इज़ नॉट द एडुकेट रिलीफ, यहाँ पर कह रहे हैं मनी इज़ एडुकेट रिलीफ, यानी कि मनी अगर एडुकेट रिलीफ है तो वहाँ पर आप जो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते, यानी कि पैसे कंपनसेशन देकर भी जान छूट सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद आगे कह रहा है पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन। अब ये पर्सनल क्वालिफिकेशन किस तरीके से? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होते हैं। यानी कि एक मिसाल है, आपने एक सिंगर को कहा कि आप जो है यहाँ पर आ जाएं और मेरे पास गाना गाएं। अब उसको आपसे एक अच्छी ऑफ़र हो गई। क्या हो गई? आपसे एक अच्छी ऑफ़र हो गई अच्छे पैसों पे सेम टाइम पे। तो फिर क्या होगा? फिर जो है ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ जाएगा। तो वहाँ पर आपके पास क्या रेमेडी है? आप जो है नेगेटिव इंजंक्शन ग्रांट करवा सकते हैं। नेगेटिव इंजंक्शन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 57 है। सेक्शन 57 का रूल क्या है? न खेल सा न खेलण देसा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली इतना है कि अगर आप उस सेम टाइम पे, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, अगर आप उस सेम टाइम पर मेरे पास नहीं आ सकते, डेट मीन्स कि आप कहीं और भी उसी टाइम पर नहीं जा सकते। ये होती है नेगेटिव इंजंक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 57 बात करता है नेगेटिव इंजंक्शंस, ठीक है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। खैर, पर्सनल क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद थर्ड क्या आ जाता है? अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गैर यकीनी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या आ जाती है? फोर्थ कंडीशन हमारे पास आ जाती है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है वो रिवोकेबल है, उसको रिवोक किया जा सकता है किसी वजह से। फिर उसके बाद फिफ्थ कंडीशन क्या आ जाती है? फिफ्थ जो कंडीशन है वो आ जाती है एक्सेस ऑफ पावर। एक्सेस ऑफ पावर का क्या मतलब है? एक्सेस ऑफ पावर का मतलब सिंपली इतना है, जिस तरीके से कोई ट्रस्टी है या फिर जाहिर सी बात है, अब जैसे कि ये प्लाट है या ये एक जो है जगह है, ये यहाँ पर मैं एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं जो है एक टेनेंट हूँ। अब मेरे पास इसकी एक्सेस ऑफ पावर कहाँ तक है कि मैं इसको जस्ट यूज़ कर सकता हूँ, इसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। परचेज़ कर सकता हूँ लेकिन अपनी तरफ से किसी और को सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। उसके बाद सिक्स कंडीशन क्या आ जाती है? सिक्स कंडीशन आ जाती है 3 ईयर्स ऑनवर्ड। जो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो टाइम लिमिटेशन है वो 3 ईयर्स है।
3 साल तक आप उसको परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट मैटर चीज़ टू एग्जिस्ट। सब्जेक्ट मैटर सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट भी करता हो। ठीक हो गया। तो ये हो गई सच सर्कमस्टांसेस। अब इसके लिए आप एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ लिखें। वो केस लॉ हमारे पास है 2016 CLC पेज नंबर 81। ये केस लॉ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक जनरल केस लॉ है, जनरल केस लॉ है। इसके अंदर क्या बताता है? इसके अंदर बताता है कि एन इक्विटेबल कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट, कि इक्विटेबली कैन नॉट बी, कोई भी चीज़ इक्विटेबली ग्रांट नहीं की जा सकती एज अ मैटर ऑफ राइट। कोर्ट विल ग्रांट ऑन जुडिशियल डिसीजन, कि कोर्ट कब ग्रांट करेगी? ऑन जुडिशियल डिसीजंस। कोर्ट जो है जुडिशियल डिसीजंस पर ग्रांट करेगी। अंडरस्टैंड? क्लियर हुई ये चीज़? फिर उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? डिस्क्रिएशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। 22 डिस्क्रिएशन, ठीक है, एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके अंदर बात कर रहा है कि नो अनफेयर एडवांटेज टू प्लेंटिफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। अगर कोई भी अनफेयर एडवांटेज है, किसको? प्लेंटिफ को, तो फिर क्या होगा? फिर जो है जाहिर सी बात है, जब अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है किसको? प्लेंटिफ को, तो फिर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है डिफेंडेंट ये कहेगा कि एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है प्लेंटिफ को। उसके बाद आ जाए 23 हु मे ऑब्टेन। अब बात आ गई हु मे ऑब्टेन की। हु मे ऑब्टेन, के कौन ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसको मिल सकती है? जाहिर सी बात है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी था, यहाँ पर पार्टी नहीं है। यहाँ पर कौन कौन है? पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और बेनिफिशियरी। पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और फिर बेनिफिशियरी। ठीक है, बेनिफिशियरी को भी मिल सकता है। और फिर उसके बाद आ गया टेनेंट और रिविजनल इन पोजेशन। टेनेंट, रिविजनल इन पोजेशन, इसका क्या मतलब है? अब देखें, ये टेनेंट तो है, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर टेनेंट हूँ और यहाँ पर मेरा कोई भाई है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली रह रहा है, तो वो भी जो है मेरी जगह पे ले सकता है। और रिविजनल इन पोजेशन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, अब वो कंपनी जैसे कि वारिद की कंपनी थी, वो कन्वर्ट हो गई जैज़ के अंदर, ठीक है, तो वो कंपनी ख़त्म नहीं हुई। रिविजनल इन पोजेशन का मतलब ये है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका नाम कन्वर्ट हो गया या फिर उसको किसी और ने परचेज़ कर लिया। अंडरस्टैंड? इसको हम कहते हैं रिविजनल इन पोजेशन। तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सेक्शन नंबर 24 की, ये 23, अब आ जाएं 24 की तरफ। तो सेक्शन 24 क्या कहता है? बार ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बार ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन से बार हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे? जाहिर सी बात है कुछ बार्स भी होंगे इसके। हु कुड नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्लेम नहीं कर सकता, एक ऐसा शख्स जो कि क्लेम ना कर सके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनसेशन। कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाता है? सेकेंडली हमारे पास आता है हु कैन बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, जो इनकेपेबल हो जाए, जो खुद से परफॉर्म ही ना कर सकते। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी कि पर्सनल क्वालिफिकेशन पर वो ये कहे कि मैं गाना गाता हूँ लेकिन अब मेरी आवाज़ ख़राब है, मैं गाना गा ही नहीं सकता, ठीक है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद थर्डली हु हैज़ ऑलरेडी चूजन रेमेडी अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसने एक रेमेडी चूज़ की और वो रेमेडी अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थी। जब कोई भी रेमेडी अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी तो फिर क्या होगा? फिर वो जो है स्पेसिफिक रिलीफ
के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें रेमेडी, और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है हु previously to the contract has notice to the subject matter thereof through note and voidable consideration had been made। मिसाल के तौर पे एक ऐसा शख्स है जिसको ये पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ठीक है, और वो खुद से जाके बेच दे, यानी कि वो खुद से जाके बेच दे, और फिर जो है एक पार्टी को पता भी है कि यार ये तो एक टेनेंट है, या फिर इसने अभी तक ख़रीदी भी नहीं है, उसको कोई शक भी है, या फिर वो जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोर्ट भी इन्वॉल्व है, तो फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, खुद से जाके बेच के आ जाते हैं, ठीक है, और जो जिस शख्स ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी तो वो क्या कर सकता है, बाद में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गई फोर्थ कंडीशन। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 25 की तरफ। अब सेक्शन नंबर 25 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है जो कि मेरे समझाने के बाद भी आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर समझ में नहीं आती तो आप इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है? 25 ये कहता है कि हु हैज़ नो टाइटल, नो टाइटल, एक ऐसा शख्स है जिसके पास टाइटल ही नहीं है और वो क्या करता है, वो बेच देता है, तो बाद में कोई भी शख्स उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो है 26 कहता है कि नो इन्फोर्समेंट, कोई भी शख्स इन्फोर्स नहीं करवा सकता, नो इन्फोर्समेंट। फिर उसके बाद उसकी एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन वेरिएशन। अब ये एक्सेप्शन क्या है, इसकी वेरिएशन का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपने एक डीलिंग की 10 मरले ज़मीन की और गलती से वो 100 मरले ज़मीन लिख दिया गया। अब यहाँ पर मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, उसको ठीक करवाने की ज़रूरत है। तो जब आप उसको ठीक करवाएंगे, यानी कि फिर आपके पास एक जो है रेमेडी मौजूद है कि आप उसको ठीक करवाने के बाद उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएशन से हटके कुछ है तो फिर आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो क्या कहता है? द पार्टीज़ कैन नॉट बी कंपेल्ड। व्हाट पार्टीज़ कैन नॉट बी कंपेल्ड? व्हाट पार्टीज़ कैन नॉट बी कंपेल्ड। किन पार्टीज़ को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें? ग्रॉसली एडुकेट। अब देखें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को समझने के लिए आपको कम से कम 3 बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी महारत हो अच्छे से। किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि ए है और बी है। ए क्या करता है, बी को एक घोड़ा बेचने जा रहा है, हॉर्स जो है, हॉर्स की एग्जांपल दी गई यहाँ पर, हॉर्स सेल करने जा रहा है जिसकी कीमत कितनी है? 10 लाख रुपीज़, ठीक है। लेकिन ए अपनी मर्ज़ी से क्या करता है, बी को एक घोड़ा बेचता है 10,000 रुपये का। कितने का बेच रहा है? 10 लाख वाली चीज़ 10,000 रुपये में बेचने जा रहा है। अंडरस्टैंड? अब 10 लाख वाली चीज़ 10,000 रुपये में बेचने तो जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चेक ये किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि क्या वो फ्री कॉन्सेंट से बेच रहा है, ठीक है। फ्री कॉन्सेंट से बेच रहा है तो फिर वो बेच सकता है, ठीक है। आफ्टरवर्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड। अगर बाद में अगर हम जाएं किसकी तरफ? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तरफ, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें ये कहता है सिंपली कि बाद में ये देखा जाए कि क्या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं। अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है या फिर पता चलता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है उसको वो चीज़ वापस भी मिल सकती है, वो 10 लाख का भी बेचने का हकदार है, यानी कि वो चीज़ वो 10 लाख की भी बेच सकता है। अक्सर ऐसा भी हो जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिसाल के तौर पे 10 लाख लिखे, लेकिन जो है उस शख्स ने अपने से ही खुद से ही ये प्रिज्यूम किया कि ये 10,000 रुपये हैं। उसके बाद सेक्शन 29 अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस्ड। 29 क्या कहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस्ड।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस कब होगा, यानी कि जब भी आप कोड के अंदर कोई सूट दाखिल करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो वो कब डिसमिस किया जा सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ तब डिसमिस किया जा सकता है जब बार हो फर्दर सूट के लिए, जब उसके अंदर बार आ जाए फॉर फर्दर सूट, फिर क्या हो सकता है, फिर जाहिर सी बात है आप जो है फर्दर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। आज के इस लेक्चर के अंदर आपने समझा क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि किन किन सूरतों में कौन कौन सा शख्स जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है और कब कब जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, कल से हम जो है सेक्शन 31 से ऑनवर्ड चलेंगे, लेक्चर 4 होगा और लेक्चर 5 होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ 5 ही लेक्चर होंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर स्टूडेंट ने ये कहा कि सर हमें जो है समझ में नहीं आ रहा। देखें, जब आप को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, पहले तो आप खुद से बैरक को पढ़ें। जब जाहिर सी बात है बैरक की वर्डिंग आपको थोड़ी बहुत ट्रिकी, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, डिफ़िकल्ट लगने के बाद आप मेरा लेक्चर सुने। लेक्चर सुनने के बाद जो भी सवाल आपके जहन में उभरे होंगे, उन सब के सब सवालों का जवाब आपको लेक्चर के थ्रू मिल जाएगा। अक्सर स्टूडेंट करते क्या है कि डायरेक्ट जो है यूट्यूब का लेक्चर सुनने बैठ गए, डायरेक्ट जो है मेरा लेक्चर सुनने बैठ गए, क्लास चल रही भाई क्लास सुन रहे हैं। अब देखें, आप खुद समझदार हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि आप एक लेक्चर सुन रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि मेरे जो है क्वेश्चंस क्या हैं, मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है फिर वो लेक्चर आपके सर से गुजरेगा और नेक्स्ट टाइम आपको वो लेक्चर का एक भी लफ्ज़ याद नहीं रहेगा। ठीक हो गया, तो पहले क्या करना है, पहले खुद से सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर आप जो है लेक्चर्स की तरफ आएँ, लेक्चर को अच्छे से सुने, ध्यान से सुने। थैंक यू, डेट्स ऑल।